हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स? क्या आप लोगों को मेरी साउंड सुनाई दे रही है? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? और अभी अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आई एसएससी की वेबसाइट पे कि एसएससी सीजीएल का जो टीयर 2 है 2022 का है भाई। तो टीयर 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है। टीयर 2 आपका होना है 3 मार्च को। एसएससी सीएचएसएल के भी एग्जाम की टीयर 1 की डेट आ चुकी है और वो आपका एग्जाम है 12 मार्च को। आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। हमारा बस एक ही शीट बचे क्वालिटर की, उसके बाद सर्कल, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त होने वाला। मतलब सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पूरे मैथमेटिक्स का एक चंक वो रह गया है ज्योमेट्री का। आपके सामने चित्र दिया गया जिसमें पीक्यू आर एक आयत है। साइड एसआर पर एक पॉइंट है कि एसटी से टीआर का रेशियो 4:5 है। ये पीओ जो है मेरे दोस्तों इस एसक्यू पे परपेंडिकुलर है। अगर पीक्यू की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है तो आपको एसटी की लंबाई बतानी है। देखिएगा साल में आपको दिया एसटी से टीआर का जो रेशियो 4:5 है, 4:5। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला अगर पीक्यू की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है एसटी की लंबाई बताओ। जल्दी से करो दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कैंची फिगर आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है। अगर एसटी 4 है तो पूरा कितना है 9। अगर एसटी 4 है तो पूरी साइड कितनी है 9। यानी कि अगर मैं ये पूरी साइड 9 है तो ये भी 9 होगी। तो आमने सामने की साइड का रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता? अगर 4 यूनिट है तो कितना होगा? 9 यूनिट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एसटी से पीक्यू का जो रेशियो होगा 4:9 होगा। आप यहाँ पे कैंची फिगर दिखाई दे रही है, कैंची फिगर दिखाई दे रही है। ये रेशियो 4:9 है, रेशियो 4:9 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये रेशियो भी 4:9 होगा। ओके, कैंची फिगर है मेरे दोस्तों। अब मुझे इसी की जरूरत थी। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल एसपीक्यू 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, अगर ये रेशियो 4:9 है तो एंगल बनाने वाली साइड का अंडर रूट होगा 2:3। 4:9 का अंडर रूट यानी कि एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 2:3 होगा। 3 की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर, 3.5 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 3.5 गुना होगी, 7 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है। अगला सवाल करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 26। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन बालक इसको करके बताएगा? इन गिवन फिगर देखिए चित्र में एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जो एक सर्कल के अंदर है। सर्कल का सेंटर है ओ। साइड एबी बीसी से बड़ी है, ये बोल दिया। सर्कल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो π/√3 है। सर्कल के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो π/√3 है। इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो π/√3 है। ठीक है। आल्सो एंगल ओडीसी एंगल एडीई के बराबर है। एंगल ओडीसी जो है वो एंगल एडीई के बराबर है। तो आपसे पूछा ए से एडी का रेशियो क्या होगा? ए से एडी का रेशियो क्या होगा? जल्दी से जवाब दो। करो। देखो आपके एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा ना अपनी स्पीड को बढ़ाओ, जल्दी जल्दी समझा करो, है ना। पूछा मत करो कैसा कैसा, बस पढ़ते रहा करो। सवाल बोला एंगल ओडीसी एंगल एडीई के बराबर है। इतना बेकार हो तुम लोग पढ़ने में, बहुत ज्यादा बेकार। एंगल ओडीसी और ये एंगल एडी दोनों बराबर है। ए से एडी का रेशियो, या ये ए है और ये एडी है। ए से एडी का रेशियो क्या होगा? अगर मुझे ये एंगल थीटा पता लग जाए तो ए से एडी का रेशियो पता लग जाएगा। तो मेरा जिंदगी का मकसद है ए से एडी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर है ना। ये क्या है? ओ। ये ओ इस सर्कल का सेंटर है। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे दोस्तों तो ये जो है ये रेक्टेंगल का डायगोनल होगा भाई। ये जो है बीडी है इस रेक्टेंगल का डायगोनल भी होगा। ये क्योंकि 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। 90 डिग्री का एंगल किस पे बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल होगा, होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे आंसर अर्धवृत्त में। यानी कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वही सर्कल का डायमीटर भी होगा। जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है बीडी वही सर्कल का डायमीटर भी है बीडी। आप बोलोगे जी सर। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो आर मान के करो, माना रेडियस आर है। दूसरा आपको दिया सर्कल के एरिया रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो एक है, हिट एंड ट्रायल तरीका। भाई सर्कल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आर तो है नहीं, तो मेरे दोस्तों आर दिखा तो है 1 अभी। और रेक्टेंगल को होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल के एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई को आप ऐसे बोल सकते हो √3:1। ठीक है भाई, लंबाई √3 दिया, चौड़ाई को मैंने 1 मान लिया। क्यों? क्योंकि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए अजम्पशन करूं कि इस रेक्टेंगल की लंबाई √3 है मेरे दोस्तों और ये चौड़ाई 1 है मेरे प्यारे भाई, तो सर्कल की रेडियस होनी चाहिए 1, यानी कि ये भी 1 ये भी 1। तो सर्कल का डायमीटर होगा 2। क्या पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है? अगर ये √3 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम से हाँ जी 2 आएगा। मतलब मेरा असम्पशन एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि ये जो एंगल थीटा है 30 डिग्री का है कि 30 60 90 ट्रायंगल बन गया। 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 के सामने हो गया जी 2। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। तो ए से एडी का रेशियो क्या आएगा भाई? ए से एडी का रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो आप कहोगे सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√3। सवाल का आंसर था, एक इजी क्वेश्चन था ये। आगे चलेंगे, ये करो। सवाल नंबर आपके सामने 27, जवाब दो। असम्पशन है दिव्यांश, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल के लिए, आर है ही नहीं। क्या है? 1 है। 1 आर की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट, ये जो सवाल है ये अलग अलग सरकारी एग्जामों में कई बार आ चुका है। ये जो सवाल है ये सवाल ही नहीं बल्कि इससे मिलता जुलता सवाल भी कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको लिया है। ये भाई एफकेट एंड सीडीएस डिफेंस एग्जाम में कई बार आया है। अब सुनो दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है? ए स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया इज कट फ्रॉम ए रेक्टेंगल लिविंग बिहाइंड ए स्मॉलर रेक्टेंगल इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इज इक्वल टू द ओरिजिनल रेक्टेंगल देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर कट आउट। आपके पास एक रेक्टेंगल है, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही प्यार सुनिए सवाल। आपके पास एक रेक्टेंगल है, उससे मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर काटा गया है और काटने से एक और स्मॉलर रेक्टेंगल बचा। इस स्मॉलर रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो वही है जो ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया, अभी छोटे रेक्टेंगल के एरिया जो हमने स्क्वायर काटा है उसके एरिया का रेशियो बताओ। तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई ज्यादा है जैसे चौड़ाई कम है। अब इसे मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर काटना है। अब बताओ स्क्वायर कैसे कटेगा? इसे मैक्सिमम साइज का एक वर्ग काटना है तो मुझे बताओ वर्ग कैसे कटेगा? मेरे दोस्तों ध्यान से अगर आप सोचोगे, अभी आपके पास एक रेक्टेंगल है दोस्त, बहुत लॉजिकल सवाल है। इसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, इससे मैक्सिमम साइज का एक वर्ग काटना है तो वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, वर्ग लंबाई के बराबर तो कट नहीं पाएगा। तो वर्ग कैसे कटेगा मैक्सिमम साइज का? ऐसे। ये कटेगा कि नहीं? तो ये मैक्सिमम साइज का मैंने दोस्तों एक स्क्वायर काट लिया और काटने के बाद छोटा रेक्टेंगल बचा। छोटा रेक्टेंगल बचा, इस छोटे रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो वही है जो बड़े रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भैया आपको यहाँ पे लंबाई को भी मानना है, चौड़ाई को भी मानना है, दो वेरिएबल मानने। अब दो वेरिएबल मानने से तो कोई फायदा है नहीं एक सवाल में। तो भाई मैंने मान लिया कि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई 1 है तो इस स्क्वायर की साइड भी 1 हो जाएगी। मैंने रेक्टेंगल की चौड़ाई को 1 मान लिया, 1। ठीक है भाई। स्क्वायर की साइड भी मेरे दोस्तों 1 ही हो जाएगी। ठीक है ना। मैंने इस लेंथ को मान लिया मेरे दोस्तों की ये लेंथ आपकी x है, ये x। तो सवाल में क्या कह रहा है कि छोटे रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो वही है जो ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का है। ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा। अब मेरे दोस्तों ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई क्या है? ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई है बच्चे 1 + x और चौड़ाई कितनी है 1। ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी? 1 + x और चौड़ाई क्या होगी 1 + x/1। ये ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है।
यही रेशियो छोटे रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई के रेशियो के बराबर है। अब सुनो, छोटे रेक्टेंगल में लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, बताओ। अगर आप x को लंबाई मानोगे, चौड़ाई को 1 मानोगे, तो क्या कभी ये बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता। तो यहां से 1 बराबर 0 आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि छोटे रेक्टेंगल की लंबाई 1 हो चुकी है और चौड़ाई x हो चुकी है, तो छोटे रेक्टेंगल की लंबाई 1 है और चौड़ाई x है, ये रेशियो बराबर होगा। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, तो बड़े रेक्टेंगल की लंबाई तो 1 + x है, चौड़ाई 1 है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो ये बड़े रेक्टेंगल में, जबकि छोटे रेक्टेंगल की अब की बार लंबाई 1 हो गई है, चौड़ाई x हो गई है 1/x। ये सवाल में इक्वल करने के लिए बोला है। तो छोटे रेक्टेंगल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। छोटे रेक्टेंगल के एरिया क्या है भाई? छोटे रेक्टेंगल की लंबाई 1 है, चौड़ाई x है, ये छोटे रेक्टेंगल के एरिया। स्क्वायर की साइड को मैंने 1 माना है, स्क्वायर की साइड 1 है, तो स्क्वायर का एरिया ये होगा, यानी कि x। कुल मिला के मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल x का मान निकालना था, और वो कैसे निकलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब आप x को इधर ले आओगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0। यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? मान b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac करेंगे, 5 हो जाएगा बटे 2। ये x का मान आ गया मेरे दोस्तों। देखिए x एक लेंथ है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, x की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई √5 माइनस 1 बटे 2, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सभी को बात समझ में आई होगी, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। 3%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर आपके सामने 28 से जवाब दीजिएगा। कोई भी मेहनत से पढ़ाई करने वाला बालक है ना, एक भी बालक ऐसा नहीं जिसने सवाल मॉक टेस्ट में ना देखा हो। खैर तुम तो मॉक टेस्ट लगाती नहीं ना, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते, कभी कभार बैच की वीडियो देख ली और अपने आपको संतुष्टि दे ली, है ना? मत तैयारी करने वाले हो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बच्चे ने मॉक टेस्ट में सवाल देखा होगा। स्पीड से पढ़ो, जल्दी से, समय नहीं है। दिए गए चित्र में रेक्टेंगल एट द कॉर्नर मेजर 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। आपके सामने मेरे दोस्तों ये कोने में एक रेक्टेंगल दिखाया गया है जिसकी जो माप है 10 और 20 है। रेक्टेंगल कोने पे है, ठीक है? और इस रेक्टेंगल का जो कोना है सर्कल की परिधि पे है। तो आपसे पूछे सर्कल की रेडियस, इस सर्कल की रेडियस पूछे, बताओ। कोने में ये एक रेक्टेंगल दिखाया गया, इस रेक्टेंगल की डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर, और ये एक सर्कल है, आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है। जवाब दीजिएगा क्या आंसर है, करो। मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं और कुछ नहीं बोला गया। तो ये जो कोने में है ना, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जैसे मेरे दोस्तों 10 है चौड़ाई और ये लंबाई इसकी 20 है, ऐसा सवाल बोला गया आपको। और इस रेक्टेंगल का जो कोना है वो सर्कल की परिधि पे है, यहाँ पर सर्कल की रेडियस बतानी है। बताइए कैसे करेंगे? तो ये जैसे सपोज ये सर्कल का सेंटर है, सुनो मेरे दोस्त, सर्कल का सेंटर। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी फिगर के अंदर फिगर डाली जाए मेरे दोस्तों, तो आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं, पाइथागोरस लगा थ्योरम लगाएंगे। क्या ढूंढेंगे? हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। फिगर के अंदर फिगर हो, लेंथ की बात चले तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब बताओ मेरे दोस्तों, अगर आप पॉइंट ओ से इस ए को मिलाएंगे तो ये क्या है? बताओ बच्चों क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, जो मुझे निकालना है। ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्तों ये बताओ ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी तो सर्कल की रेडियस है बच्चों स्मॉल आर। अब आप मुझे बताओ कि भाई साहब ये 10 है, ये 10 है, तो इसके सामने 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 जरा यहाँ पे खींचो, तो ये भी तो 10 है। अरे भैया अगर ये 10 है तो इसके सामने की लेंथ ये भी तो 10 है, तो बचा कितना? ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक का? तो आपका जवाब होगा सर ये बचेगा r-10। ये भी तो r-10 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये r-10 होगा। मैं इसी तरीके से आपसे जानना चाहता हूँ कि ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये लेंथ कितनी होगी? आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे भाई, ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। आप जानते हैं सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर ये 20 है मेरे प्यारे, 20 है तो ये भी 20 होगा। ये कितना बचेगा? r-20, r-20 तो ये भी r-20 होगा। हमने सामने की लेंथ को बराबर करना सीखो, गधों इतना बताना पड़ता है तुमको। समझ नहीं आता तो भाग में जाओ, फिर समय नहीं है पढ़ने वालों को, पढ़ने दे, आप ऐसे पूछिए अपनी। ये 20 है तो ये 20 आएगा 20, ये कितना बचेगा? r-20, ये भी आएगा r-20। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री है। ये सब खींचना नहीं होता। अगर ये मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस r है, ये सर्कल की रेडियस r है, तो ये भी r ही होगा r। ये 20 है तो कितना बचा? r-20 बचा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें पाइथागोरस लगाओ, आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें लगाने की जरूरत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड क्या है? r-20, r-10 और r, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर साइड एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एक ही ट्रिपलेट लगता है 3 4 5, एक ही ट्रिपलेट लगता है। या साइड एपी में देखो -20 से r-10 बढ़ गया, r-10 से r10 बढ़ गया, 10 का गैप है, तो एक ही ट्रिपलेट लग रहा है मेरे दोस्तों 3 4 5। एक ही पाइथागोरन ट्रिपलेट ऐसा जिसकी साइड एपी में हो, 10 का गैप है तो 10 से गुणा करो, 30 40 50 का ट्रिपलेट लग रहा होगा। नहीं सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर, 50 है ना। r-20 के लिए 30 से 50 आएगा, r-10 40 है तो r50 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये बताओ सवाल नंबर 29 आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। जब तुम सीख जाओगे सोनू और दीपक पूरा, आप में से कितने बालक हैं जैसे रेक्टेंगल के सारे मैंने कंसेप्ट आपको बताए और ये 4-5 साल बाकी रह गए थे जिन्होंने सवाल घर से खुद से कर लिए? आप में से कितने बालक ऐसे हैं जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में रेक्टेंगल के सारे कंसेप्ट सिखा दिए थे 40 मिनट लेके, रेक्टेंगल के मैंने आपको 10-12 सवाल भी करा दिए थे, 5 सवाल बाकी रह गए थे, उन्होंने घर से कर लिए, एक भी नहीं। तुम लोग इतने बेकार, पढ़ने में इतने कमजोर, इतने वाहियात, इतने घटिया किस्म के विद्यार्थी हो कि तुम खुद से एक सवाल करने की भी औकात तुम्हारी नहीं है, ना तुम्हें इतनी बुद्धि दी भगवान ने। तो तुम कैसे कोई सिलेबस पूरा कर सकते हो या तुम कैसे जल्दी पढ़ सकते हो? है ही नहीं आप पे पढ़ने की बेटा ताकत। अच्छे बच्चे थोड़ा ना पढ़ने में, यू आर ए वर्स्ट, गधा जिसे बोलते हैं। इतनी बुद्धि है ही नहीं भाई, तुम बेकार बालक को तो बताओ कैसे काम चले। एक एक सवाल को 5-5 बार बताना पड़ता है तुमको। वैसे बालक थोड़ा ना, मैं 2 चीज आपको बताऊं, 3 आप खुद से समझ लो जी। ये बताओ पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जिसमें पी क्यू 12 है, अच्छा, और पी एस है 9। तो रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, पी क्यू 12 पी एस 9 है। क्यू टी यू एस एक दूसरा रेक्टेंगल है जो इस तरीके से खींचा गया है कि क्यू टी यू एस एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसमें क्यू एस जो है आपका फर्स्ट रेक्टेंगल का साइड बन गया है, ठीक है। और क्यू एस जो है मेरे दोस्तों साइड बन गया, और ये जो आर है वो वर्टेक्स बन गया है मेरे दोस्तों, सॉरी साइड अपोजिट टू टचिंग द फर्स्ट रेक्टेंगल एट आर, इसके जो अपोजिट साइड है वो वर्टेक्स आर पे टच कर रही है। तो आपसे पूछा ट्रायंगल क्यू आर टी का एरिया। एक्चुअली आपके पेपर में जो सवाल आया था ये 2012 के मेंस का सवाल है, 10 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन सवाल आज भी कामयाब है, क्योंकि आज तक नहीं हो पा रहा आपसे। सवाल आया था रेक्टेंगल पी क्यू आर एस और रेक्टेंगल क्यू टी यू एस, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताओ।
ये रेक्टेंगल पी क्यू आर एस और रेक्टेंगल क्यू टी यू एस, इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? ये सवाल एग्जाम में आया था, मैं उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके आज के एग्जाम के हिसाब से उसको मॉडर्न बनाया है। बताइए जी, बताओ दोस्तों। सवाल बोला कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल, मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं, सवाल पढ़ लिया सभी लोगों ने? पढ़ लिया। तो पी क्यू आर एस एक आयत है, इस आयत की लंबाई चौड़ाई आपको दी है, जिसमें पी क्यू ये 12 है लंबाई और ये 9 है। अब एक और रेक्टेंगल बनाया गया क्यू एस यूटी, जिसमें क्यू एस पहले रेक्टेंगल का डायगोनल था, इसकी साइड बन गया, और ये जो अपोजिट साइड जो है यूएस यूटी जो है उसको यहां आर पे टच कर रही है। तो ये रेक्टेंगल पी क्यू आर एस और रेक्टेंगल क्यू एस यूटी, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? बताओ। बिल्कुल सही सही बच्चों ने बताया, कुछ लोगों ने, सुल्तान ने, साहिल ने। अब देखो सुनो, मैंने आपको बात बताई है कि जैसे आपके सामने रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का कोई डायगोनल आप खींचते हो तो एरिया जो है इक्वल इक्वल डिवाइड होता है, डायगोनल जो एरिया को इक्वल पार्ट में बांटता है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझाई कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में मेरे दोस्तों अगर आपके पास कोई ट्रायंगल बनाया जाए, ट्रायंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल इस तरीके से बनाया जाए, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 है मेरे प्यारे भाई, तो रिमेनिंग एरिया भी ये 1 ही होगा। आप बोलोगे जी सर, रेक्टेंगल के अंदर कोई ट्रायंगल बनाया जाए तो वो ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया भी 2 यूनिट है और इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया भी 2 यूनिट है, तो 2:2 कितना आएगा? 1:1 आएगा। ये सवाल का आंसर था 1:1, ये आया था पेपर में। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आया ना? अगर किसी आयत के अंदर इस तरीके से ट्रायंगल बनाया जाए तो ट्रायंगल का जो एरिया रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा, ट्रायंगल का एरिया 1 है तो रिमेनिंग एरिया भी 1 यूनिट होगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 आ गया, 1:1। आसान सी बात थी। अब इससे आगे, ऐसा मैंने समझा दिया आपको, सेलवा जाके पढ़ो घर से। सवाल तो एक लेवल आगे है, सवाल में आपसे पूछा है कि बताओ ट्रायंगल क्यू टी आर का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल क्यू टी आर का जवाब दीजिए। इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। अब सुनो मेरे दोस्तों, भाई रेक्टेंगल की लंबाई है 12 स्टूडेंट्स, चौड़ाई है मेरे प्यारे भाई 9, मुझे बताना है इस ट्रायंगल के एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू टी आर का। आपको क्या बताना है? ट्रायंगल क्यू टी आर का एरिया बताना है, बताओ। इस सवाल को करने के हालांकि तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखो 90 डिग्री ट्रायंगल है, अगर 90 डिग्री ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए मेरे प्यारे भाई, तब रेशियो निकाल सकते हैं लेंथ का। ये 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, 3:4 का रेशियो। कितना रेशियो? 3:4 का रेशियो है। तो ये क्या होगा? 3 इसका रेशियो 4 इसका 9 रेशियो 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए, 9 12 है मेरे दोस्तों, 3:4 का रेशियो है, तो भी 3 इसका रेशियो 4 इसका 9 रेशियो 16 होगा। आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई इस ट्रायंगल का एरिया। भाई जो इस ट्रायंगल का एरिया वही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही तो है, दोनों सर्वांग समत्रिभुज तो हो गए भाई, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों सर्वांग समत्रिभुज हो गए। तो मुझे केवल इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है, जो आप आसानी से निकाल सकते हो। जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है मेरे दोस्तों। अगर मैं पूरे ट्रायंगल क्यू आर एस की बात करूं, पूरे ट्रायंगल की बात करूं क्यू आर एस की, ये साइड 9 है, ये साइड 12 है, तो ट्रायंगल क्यू आर एस का एरिया क्या होगा? 9 गुणा 12/2 है ना, 12 नंबर 108/2 54। ये एरिया हो गया मेरे दोस्तों ट्रायंगल क्यू आर एस का। ये एक सीवन है मेरे दोस्तों, जो बेस को 9:16 में डिवाइड कर रही है, एरिया भी 9:16 में डिवाइड होगा। मुझे ये एरिया निकालना है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आउट ऑफ टोटल 25, 9 + 16 25। ये मेरे दोस्तों सवाल का आंसर आ जाएगा 54 गुणा 9/25। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ये आपका ए ऑप्शन आएगा 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सवाल है। पढ़ा करो बेटा सुल्तान घर से जाके, 19.44 आया। मस्त क्वेश्चन है, आसान सा। तो ये तो देखो प्रीवियस सवाल है, ऑलरेडी 2012 में आ चुका है, तो उसी का एडवांस वर्जन। वही बच्चा सीख सकता है जिसको सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, जिसको एक कंसेप्ट दिमाग में क्लियर है, उसको सोचना ना पड़े कि ये चीज कैसे परपेंडिकुलर डाल दी बराबर हो गया है ना, जिस रेशियो में बेस का रेशियो उसी में एरिया का रेशियो। अब आप ये सब पिछली चीजें भूल जाते तो क्या करें? आपको ये तक याद नहीं कि 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये रेशियो कैसे निकालते हैं? क्या पढ़ाई करोगे तुम? क्यों पढ़ाई कर रहे हो? छोड़ो, अगला सवाल देखो। आसान सवाल भी करवाए थे रेक्टेंगल के, वही करके खुश रहो आप, कठिन मत किया करो। 54 कैसे आया? रेक्टेंगल के एरिया, ट्रायंगल के एरिया नहीं निकालना जानते? राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। कैसे आदमी हो भाई यार, किस बात की पढ़ाई कर रहे हो तुम? क्यों पढ़ाई कर रहे हो? इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसकी लंबाई, राइट एंगल बनाने वाली साइड पता है, ये साइड 9 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। एरिया इस राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर एस का सुनते क्यों नहीं हो? क्या बोल रहा हूं मैं? 9 गुणा 12/2 54 आ गया। मुझे निकालना है ट्रायंगल के एरिया, तो ये बेस 9 5 16 के रेशियो में है, एरिया भी उसी रेशियो में 9 यूनिट के लिए निकालना, आउट ऑफ टोटल 25। पढ़ के आया करो घर से। 30 नंबर सवाल, लास्ट क्वेश्चन है। देखो अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ये एग्जाम का पूछा हुआ है। आपके सामने एक रेक्टेंगल एबीसीडी है, जिसमें ए बी 10 सेंटीमीटर है, बीसी 5 सेंटीमीटर है। तो एक आयत ए बी सी डी, ए बी जिसमें 10 सेंटीमीटर है और बीसी जिसमें 5 सेंटीमीटर है। साइड सीडी पर एक पॉइंट एम इस प्रकार है, साइड सीडी पर यहां पर एक पॉइंट एम है, साइड सीडी पर एक पॉइंट एम है कि ए एम बी सी एम बी के बराबर है, मतलब हमने इसको यहां से मिलाया। ये जो एंगल ए एम बी है, ठीक है ना, रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसमें ए बी 10 है और आपका बीसी 5 है। साइड सीडी पर एक पॉइंट कि ए एम बी सी एम बी के बराबर, मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये आपसे बोला गया है। तो आपसे क्या पूछा है? एंगल एएमडी, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा गया कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? एएमडी। जवाब दो, कितने बच्चे सवाल का जवाब हमको दे पाएंगे एएमडी? बोलो बताओ। और कुछ नहीं बोला गया। देखो सबसे पहले आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। भाई अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बहुत अच्छा सवाल है, 90 माइनस थीटा। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा जी? थीटा। 90 माइनस थीटा तो कितना बचा? थीटा। बस सवाल सॉल्व। यही तो आपको पहचानना था। अगर आप ट्रायंगल ए एम बी को देखेंगे तो दो एंगल बराबर है, इसका मतलब दो साइड बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर। ट्रायंगल ए एम बी में ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। अगर थीटा के सामने 10 सेंटीमीटर तो थीटा के सामने ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। आप बोलोगे अगर थीटा के सामने 10 सेंटीमीटर तो ये भी थीटा के सामने 10 सेंटीमीटर होगा। साइड बीसी मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई, रेक्टेंगल आमने सामने साइड बराबर होती हैं। क्या आ गया एंगल? 30 डिग्री का गया? 45 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री है भाई।
अरे भैया इस एंगल के सामने जो है 90 डिग्री के सामने दुगुना, मैं आपको कितनी बार बताऊं यार, 1 लाख बार भी बताऊंगा तो तुमको याद नहीं रहेगी है भाई। अगर ये 1 यूनिट है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट है, तो कौन सा ट्राइंगल है? 30 60 90 ट्राइंगल नहीं है। 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, 30 डिग्री है यार, हद होती है। खत्म, ठीक है भाई। और इसी के साथ आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल पूरी तरीके से समाप्त होता है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको कंप्लीट ट्रायंगल पढ़ा दिया, ट्रायंगल में एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट नहीं है जो बाकी रहा हो। आपका क्वालिटर में भी स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया। आप में से कितने बालक ऐसे जिन्होंने प्रीवियस ईयर की किताब में ट्रायंगल का एक अलग से सेक्शन होता है पूरा, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल कर लिए ट्रायंगल के? कितने बालक हैं आप में से? सारे कर लिए, आज करेंगे सर, कुछ नहीं करोगे तुम लोग। तुम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो, ना तुम घर पे जाकर रिवीजन करते हो, ना तुम जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं ना आप इसके नोट्स बनाते हो। कि अगर आप इसके ढंग से नोट्स बना लो तो आपको कम से कम ये तो पता हो कि मैंने 4 क्लास पहले क्या पढ़ाया था। ना तुम नोट्स बनाते, ना तुम घर के जाकर रिवीजन करते, ना तुम प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते। तुमने बस ये है कि बैच ले लिया, बस हमारी नौकरी लगी, हमें और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है बेटा, ढंग से मेहनत से पढ़ना शुरू करो। ये कुछ क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन बचते हैं, उनको इग्नोर करो। 95% क्वेश्चन तो सॉल्व कर पा रहे हो ना खुद से प्रीवियस ईयर के। जितना मैंने पढ़ाया है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप इतना पढ़ लो ना तो आपको अपनी ओर से कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर के 95% से ज्यादा सवाल खुद से लगा पाओगे। ठीक है भाई, चलो ये ज्योमेट्री की आपकी शीट नंबर 13 है। ज्यादा समय तो लगता है भाई, चंदू सवाल लगाने में तो समय लगेगा स्टार्टिंग में ना। चलिए, तो ट्रायंगल जैसे हमारा पूरा समाप्त हो गया, हर एक चीज मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया। ट्रायंगल के सेंटर से उसके बाद हमने क्वालिटर। क्वालिटर आपके सिलेबस में 5 टाइप के हैं चतुर्भुज। तो मैंने आपको दोस्तों स्क्वायर पढ़ा दिया, मैंने आपको रेक्टेंगल आयत पढ़ा दिया। अब ये जो शीट 13 है इसमें बाकी तीनों, इसमें क्या क्या पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, इसमें आपका रोम्बस है, समचतुर्भुज, इसमें आपका ट्रेपेजियम है, सबलम चतुर्भुज। ये तीनों एक ही शीट में मैंने डाले हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इनसे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं पर भर के, सबसे ज्यादा सवाल पेपर में सर्कल से आते हैं, ट्रायंगल से आते हैं, क्वालिटर से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए शीट में इनकी केवल 2 ही है, क्योंकि ट्रायंगल की टोटल 11 शीट थी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज। सर्कल के क्वेश्चन अभी होंगे ना, उस सर्कल अभी पढ़ा कहां है आपने, बाकी क्या आप खुद से कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो 1 सेकंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं पहले। ठीक है भाई, चलो मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम के कांसेप्ट बताऊंगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कहां गया भाई हमारा, हाँ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज। हिंदी वाले भाई क्या लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। ध्यान से समझिएगा, लिख लेना सब लोगों ने अपनी कॉपी में, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम, जब भी आपसे पूछा है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एक ऐसा क्वालिटल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो, समांतर, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने क्वालिटल बनाया है जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं, एबी सीडी के पैरेलल है और एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो हम मेरे दोस्तों से क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो, समांतर हो, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने मान लिया पैरेललोग्राम की वाली जो साइड है स्टूडेंट्स ए है और ये जो साइड है मेरे प्यारे पैरेललोग्राम की बी है। अब लॉजिकली सुनना, मैंने आपको कांसेप्ट समझाया है कि भाई अगर दो पैरेलल लाइन खींचे, तो समांतर रेखाएं खींचे मेरे प्यारे भाई, ये उनका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं मेरे दोस्तों, इनका सम 180 डिग्री होता है। अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा मेरे दोस्तों। पैरेललोग्राम की सिंपल सी परिभाषा है कि एक ऐसा क्वालिटल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। अब ये दोनों साइड पैरेलल हैं, एडी और बीसी पैरेलल हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल बच्चों थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, जवाब दीजिएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा मेरे दोस्तों, होगा कि नहीं होगा। किस कांसेप्ट से, इस वाले कांसेप्ट से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। सेम इसी प्रकार से लाइन एबी और ये लाइन सीडी पैरेलल है, पैरेलल है। अगर ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। बट इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा होगा। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से एडी और बीसी पैरेलल लाइन है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मेरे दोस्तों कांसेप्ट ये समझ में आया यहां से कि पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। चारों एंगल बराबर नहीं होते, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है ना। और पैरेललोग्राम में किन्हीं भी दो लगातार एंगल का जो सम है 180 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो लगातार एंगल का सम देखो, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों, ये दोनों लगातार एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये दोनों लगातार एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का या क्रमागत कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। आप बोलोगे हां जी सर, कांसेप्ट नंबर 1 बता रहा हूं। यानी कि मेरे दोस्तों पैरेललोग्राम में अगर हम एंगल के रेशियो की बात करें, अगर हम समांतर चतुर्भुज के एंगल के रेशियो की बात करें,
तो कोणों का अनुपात किस प्रकार से होगा मेरे दोस्तों? भाई आमने सामने के कोण बराबर होंगे और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अरे भाई क्या समझ नहीं आया इसमें? क्या समझ नहीं आया इसमें? हद होती है यार किसी चीज की। अगर पहला एंगल x है तो तीसरा एंगल x होगा। ये भी समझ में नहीं आता तो पढ़ाई छोड़ दो कृपया, बिल्कुल पढ़ाई मत करो, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना। ये y होंगे, यानी कि x रेशियो y रेशियो x रेशियो y। ये पैरेललोग्राम के एंगल्स का रेशियो जो होता है वो इस रेशियो में होता है, x रेशियो y रेशियो x रेशियो y। यानी कि पहला और तीसरा एंगल आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और किन्हीं भी दो लगातार एंगल का सम देखो 180 डिग्री आएगा। भाई किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ से चारों एंगल का सम करूंगा 2x + 2y 360 डिग्री आएगा। तो x + y कितना आएगा? 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। बात समझ में? इस वजह से पैरेललोग्राम के जो एंगल्स का जो रेशियो है x रेशियो y रेशियो x रेशियो y होगा। इससे बड़ा बेसिक सा सवाल एग्जाम में आया है, जैसे कि ये वाला देखो, ठीक है ना। बोला है यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का सभी कोणों का अनुपात 3 रेशियो 11 रेशियो 3 रेशियो 11 है तो चतुर्भुज क्या होगा? तो अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात x रेशियो y रेशियो x रेशियो y तो चतुर्भुज पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज। ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगर किसी बच्चे ने हमारा ये वाला कांसेप्ट अगर ढंग से सुना होता तो इसको एग्जाम में कर पाता, और ये कांसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपने पैरेलल लाइन से ढंग से पढ़ी हो। दिक्कत क्या है कि आपने बस पिछला सिलेबस ढंग से पढ़ा नहीं है और उम्मीद है कि अगला जल्दी खत्म हो जाए। पिछले का कोई पता नहीं आपको कि पिछला क्या था, क्या पढ़ना था, क्या छोड़ना था। अगला जल्दी निपटना चाहिए और ये मानसिकता तुमको कई सालों तक बेरोजगार रखेगी। जब उम्र निकल होगी तब आपको समझ में आएगा। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल किन्हीं भी दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि पैरेललोग्राम के एंगल्स का रेशियो x रेशियो y रेशियो x रेशियो y होगा। यहां तक बड़ी बेसिक सी बात है, सभी बच्चों को समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। अब सुनो, ठीक है दोस्त, चलो मैं हटा दूं यहां से, ये मैं हटा दूं यहां से, ठीक है। आप इसको कॉपी में साथ साथ नोट करते रहो। अगर मैं इस पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचता हूं, डायगोनल मैंने पैरेललोग्राम का मेरे दोस्तों डायगोनल खींचा विकर्ण, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपने पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचा है विकर्ण, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझने वाली बात ये है मेरे प्यारे भाई कि ये दोनों लाइन AB और ये वाली लाइन CD पैरेलल है और ये है उनकी ट्रांसवर्सल लाइन BD ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैंने आपको पढ़ा है पैरेलल लाइन में कि अगर दो लाइन समांतर है ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, एंगल अल्फा तो एंगल अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं ये वाला एंगल अल्फा है तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। अभी आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपसे कहूं दोस्तों कि ये वाला एंगल बीटा है तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? बीटा होगा। यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो यहां से कांसेप्ट नंबर 1 निकल के आया मेरे प्यारे भाई कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, अल्फा बीटा बराबर नहीं। जब पैरेललोग्राम की भुजाएं एडजेसेंट भुजाएं ही अलग-अलग हैं तो ये एंगल बराबर कैसे हो सकते हैं? डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। पैरेललोग्राम के जो विकर्ण हैं वो वर्टेक्स एंगल को समद्विभाजित नहीं करते। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें एक भी पैसे का मुझे संदेह नहीं है और ये बात आपने अच्छे से बता दी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी अभी आपको एक सेकंड पहले समझाया कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस सर नो? आप बोलोगे जी सर। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ABD, अगर आप दोनों पैरेललोग्राम के इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ABD, ये कॉन्ग्रुएंट बन गया मेरे दोस्तों। किसके कॉन्ग्रुएंट बन गया? ये CDB के, ट्रायंगल CDB। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? भाई तीनों एंगल बराबर है, थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा अल्फा, तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल इन दोनों में बराबर हैं और यहां भी थीटा के सामने की साइड BD है, यहां भी थीटा के सामने की साइड BD है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मेरे दोस्तों जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1 यूनिट तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा। तो अगला कांसेप्ट ये निकल के आया कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो समांतर चतुर्भुज को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है जी। बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गई है। कभी कभी पेपर में सवाल आता है कि आपको पैरेललोग्राम में ट्रायंगल ABD की तीनों साइड दे देगा और पूछ लेगा पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो भाई पैरेललोग्राम का जब भी आप विकर्ण खींचेंगे तो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल बनते हैं, किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक की बात सही? आप बोलोगे जी सर। नेक्स्ट कांसेप्ट, अगर मेरे दोस्तों में इस पैरेललोग्राम के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ट्रायंगल ABD के एरिया के बराबर, दुगने के बराबर होगा। अभी अगर मैं इस ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल लूं और इसको दुगना कर दूं तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों ट्रायंगल ABD का एरिया क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये साइड है A, ये साइड है B और इनके बीच का एंगल है थीटा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल पता है तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन 1/2 AB sin थीटा। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर बच्चों में से 2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? AB sin थीटा। ये पैरेललोग्राम का मेरे प्यारे भाई एरिया निकालने का कांसेप्ट आ गया। अगर पैरेललोग्राम की दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया है तो आप पैरेललोग्राम का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, AB sin थीटा। अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया है तो पैरेललोग्राम का एरिया AB sin थीटा होगा। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर ये एंगल ना देके ये एंगल दे दिया तो कैसे करेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। अभी मैंने क्या बताया, पैरेललोग्राम की दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया है मेरे प्यारे तो पैरेललोग्राम का एरिया AB sin थीटा। जैसे पैरेललोग्राम है, अभी ये एंगल थीटा है, सॉरी ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना? 180 डिग्री माइनस थीटा। मजे की बात ये है कि चाहे आप sin थीटा निकालो चाहे sin 180 डिग्री माइनस थीटा निकालो, दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी एंगल दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड और उनके बीच का एंगल आपको दिया है तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल देंगे AB sin थीटा। यस और नो? यहां तक जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई सब समझ में आई हैं? गौरव कह रहे पॉइंट 1 हिंदी में। हिंदी में यही कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो वर्टेक्स एंगल को बराबर बराबर नहीं काटता। देखो अल्फा और बीटा अलग अलग एंगल होंगे। यस मोनू? स्क्वायर रेक्टेंगल भी एक टाइप के पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की परिभाषा कोई आपसे पूछे तो बस आप ये कहेगा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, आसान सी बातें थी। और ये मैं आपको केवल रटवा नहीं रहा, मैं आपको फिगर से दिखा रहा हूं, विजुलाइज करवा रहा हूं कि देखो ऐसा है, उसके पीछे का कारण भी है।
क्योंकि मैं लिखवा दूंगा ना, ऐसे मैंने फिगर बना दिया और ऐसे पॉइंट करके लिखवा दिया, जैसे लिखवा देते हैं ना टीचर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये सब है, लिख लो। आप लिख तो लोगे, अपनी कॉपी में उतार भी लोगे, लेकिन आपका दिमाग वैसा नहीं कि आपको वो याद रह पाए, याद ऐसे ही रह पाएगा जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक बात सीक्वेंस में। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, पैरेललोग्राम में जब मैंने डायगोनल खींचा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बने। जो ट्रायंगल एबीडी का एरिया है, जो ट्रायंगल एबीडी है, वही मेरे दोस्तों आपका ट्रायंगल सीडीबी है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, आप बोलोगे जी सर भाई मैंने माना था कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो अगर यहाँ अल्फा के सामने की साइड बी है बच्चों, तो यहाँ भी अल्फा के सामने की साइड बी आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई साहब अगर यहाँ बीटा के सामने की भुजा स्मॉल ए है, तो यहाँ भी बीटा के सामने की भुजा स्मॉल ए आएगी। मतलब कंसेप्ट ये भी निकल के आया कि पैरेललोग्राम में हमने तो बनाया था ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो, लेकिन वो पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी हो गई। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एबी जो है वो सीडी के बराबर है मेरे दोस्तों, और बीसी जो है मेरे प्यारे भाई ईडी के बराबर है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एबी इज इक्वल टू सीडी एंड बीसी जो है वो ईडी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। पैरेलल लाइन पढ़ो। रंजन, आलोक, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये लेक्चर बंद करके दोबारा से पैरेलल लाइंस पढ़ो। तुमको कुछ भी पीछे का नहीं पता है, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं दोबारा 20 मिनट खराब नहीं कर सकता। एबी और सीडी पैरेलल हैं, तो यहां से इक्वल भी होगी। ये कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हमें अच्छी तरीके से समझ में, इसमें एक पैसे की हमें परेशानी नहीं है। ठीक है ना? अब इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताता हूं। यहां तक क्लियर है? चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। ना सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप चित्र से ही देख के बताओगे, मैं आपको मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा कि ये पैरेललोग्राम है बच्चों ए बी सी डी। ठीक है ना? इसके दो डायगोनल है बच्चों, एक डायगोनल एसी है, दूसरा डायगोनल बीडी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो दोनों डायगोनल एसी और बीडी की जो लंबाई है वो अलग अलग है। दोनों डायगोनल की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो अलग अलग है। मैं अगर आपसे कहूं बच्चों कि ये वाला एंगल स्टूडेंट्स थीटा है, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, और मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों साइड एडी और बीसी पैरेलल हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल जो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये साइड अगर ए है मेरे दोस्तों, ये वाली साइड भी ए ही होगी, होगी कि नहीं? ये भुजा अगर बी है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये भुजा भी बी होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, तो ये इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, एक विकर्ण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैरेललोग्राम का डायगोनल है मेरे दोस्तों एसी, डायगोनल एसी। क्लियर है? एसी। और एसी की लंबाई को बच्चों मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? डी1 मान लिया। मैंने क्या मान लिया मेरे दोस्तों? एसी की लंबाई को थोड़ी देर के लिए मैंने डी1 मान लिया। तो आप मुझे जवाब देंगे ट्रायंगल ए बी सी को ध्यान से देखो, त्रिभुज एबीसी को मैंने एसी की लंबाई को मेरे दोस्तों डी1 मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये साइड ए है, ये साइड बी है, बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, उसके सामने की भुजा डी1 है। तो मैंने आपको कोसाइन रूल पढ़ाया। कोसाइन रूल से डी1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? तो डी1 का स्क्वायर होगा कोसाइन रूल से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट में आएगा मेरे प्यारे भाई cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ये होगा कोसाइन रूल से। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये साइड ए है, ये बी है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके सामने की जो भुजा डायगोनल डी1 है, तो डी1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। और हर कोई बच्चा ये जानता है मेरे दोस्तों गणित की दुनिया में, अगर वो बच्चा है वाकई में, जंगल से आया तो नहीं जानता होगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे प्यारे भाई माइनस cos थीटा होगा, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस cos थीटा। मुझे लगता है हमारे सभी भाइयों की बात समझ में आई है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने ये वाला डायगोनल खींचता हूं, बीडी, ये वाला डायगोनल बीडी खींचता हूं, तो मैंने बीडी की लंबाई दोस्तों मान ली डी2, मैंने डायगोनल बीडी की लंबाई को मान लिया मेरे प्यारे भाई डी2, इसको मैंने डी2 मान लिया। तो कंसेप्ट ये है कि रेक्टेंगल के जो है मेरे दोस्तों, दोनों डायगोनल की जो लंबाई है अलग अलग होती है। डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी बराबर नहीं होते। रेक्टेंगल आपको चित्र से भी दिखाई दे रहा होगा, गणित छोड़ो, चित्र से भी आप दिखाई दे रहा होगा कि डायगोनल एसी बड़ा है और डायगोनल बीडी छोटा है। रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल हैं वो मेरे प्यारे भाई इक्वल नहीं होते लंबाई में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये चित्र से भी दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर गणित से कैसे? मैं आपको वो भी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ध्यान से बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल कितना है बच्चों? आप कहोगे सर ये वाला एंगल तो आपने हमको थीटा कहा है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और थीटा के सामने डी2 डायगोनल है। तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी को, तो ट्रायंगल ए बी डी में जब आप कोसाइन रूल लगाओगे तो डी2 का स्क्वायर क्या आएगा? तो डी2 का स्क्वायर बराबर होगा मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखो दोनों डायगोनल अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे देखो प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा है। इस वजह से पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है। जब भी आप कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो हमेशा उसके दो डायगोनल बनते हैं। एक बनता है एक्यूट एंगल के सामने, ये वाला जो एंगल होगा थीटा, ये एक्यूट एंगल होगा मेरे दोस्तों न्यून कोण। ये जो एंगल है, ये एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, ये ऑब्टूस एंगल होगा। तो ऑब्टूस एंगल के सामने वाला जो डायगोनल है बच्चों वो बड़ा होगा, और एक्यूट, क्योंकि ऑब्टूस एंगल के सामने डायगोनल में प्लस 2ab cos थीटा है, जबकि एक्यूट एंगल के सामने जो डायगोनल है उसमें माइनस हो रहा है, माइनस 2ab cos थीटा। तो यानी कि मेरे दोस्तों डायगोनल एसी जो है वो डायगोनल बीडी से बड़ा होगा। बात समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझ पाए। क्लियर है? यस सर नो? आप बोलोगे जी। तो पैरेललोग्राम के अंदर दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है। कोसाइन रूल दीक्षा, कोसाइन रूल भी भूल गई आप, पता नहीं कौन सी तैयारी कर रही हो, क्या तैयारी करोगे, क्या नौकरी करोगे बेटा? बाहर में जाओ मनीष। ठीक है, ये एंगल थीटा एक्यूट, एक्यूट के सामने छोटा होगा डायगोनल, और ऑब्टूस के सामने बड़ा होगा। सीरियस स्टूडेंट ही पढ़े, गधा लोगों का कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉर्मुला भी आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे दोस्त इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया रेक्टेंगल के डायगोनल्स उसकी चारों साइड के बीच। कभी कभी पेपर में सवाल आता है कि आपको रेक्टेंगल की दोनों साइड दे देगा, रेक्टेंगल का एक डायगोनल दे देगा, दूसरे डायगोनल की लंबाई आपसे पूछ लेगा। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो भी समझाऊंगा राकेश। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, सारी बातें जो आपने सामने बिल्कुल विजुअलाइज दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं। तो मैंने अभी तक आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया। पैरेललोग्राम में आमने सामने भुजाएं पैरेलल होती हैं और लंबाई में इक्वल होती हैं। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। पैरेललोग्राम का एरिया ए बी sin थीटा होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स की लंबाई अलग अलग होती है। ऑब्टूस एंगल के सामने जो डायगोनल होगा वो बड़ा होगा और एक्यूट एंगल के सामने बच्चों जो ट्रायंगल होगा वो छोटा होगा। यहां तक बात समझ में आई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई सुनना। जैसे फिर से मैं आपके सामने बच्चों पैरेललोग्राम बना देता हूं, समांतर चतुर्भुज मैं आपके सामने बना देता हूं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। वही मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बनाया है। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। जिसमें आमने सामने की साइड बच्चों क्या है? पैरेलल है और लंबाई में इक्वल है। ये पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आप पैरेललोग्राम का मेरे प्यारे भाई ये सॉरी डायगोनल खींचेंगे, डायगोनल बीडी और डायगोनल एसी, दोनों डायगोनल कहां काटते हैं? दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं। दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहां काटते हैं बच्चों? पॉइंट ओ पर काटते हैं। यस सर नो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये वाला एंगल बीटा है तो ये एंगल भी स्टूडेंट्स बीटा होगा, अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होगा ना। एकांतर कोण बराबर होते हैं, दो समांतर रेखाएं उनमें पैरेलल लाइन है तो ये एंगल अल्फा ये भी अल्फा होगा। ठीक है ना, 100 बार बता चुका हूं, 200 बार भी बताऊंगा तो भी आप पूछते रहोगे कैसे। मैं आपसे कहूं कि भैया ये लाइन सीडी ए भी पैरेलल है, ये एंगल गामा है, ये एंगल भी गामा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ये कैसी बात कर दी आपने? ठीक है भाई, मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल अगर थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी यहां पे थीटा होगा। थीटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर हम आमने सामने के, अगर हम इस पैरेललोग्राम में आमने सामने के ट्रायंगल्स की बात करें तो क्या आमने सामने के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम नहीं है? भाई ये वाला एंगल मेरे दोस्तों किसके बराबर है? इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण। जबकि ये वाला एंगल किसके बराबर है मेरे दोस्तों? ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण। तो जब हम पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स खींचते हैं तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? तीन एंगल बराबर है, तीन एंगल बराबर है, ये भी अल्फा गामा है, ये भी अल्फा गामा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इस एंगल के सामने की साइड यहां भी ए है, इस एंगल के सामने की साइड यहां भी ए है। तो आमने सामने के मेरे प्यारे भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने नजर आएगा मेरे दोस्तों। आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हां। अगर यहां अल्फा के सामने मेरे दोस्तों ओडी है तो यहां भी अल्फा के सामने ओ भी बराबर होगा, यानी कि मेरे दोस्तों जो लंबाई बीओ की है वही लंबाई डीओ की है मेरे दोस्तों, और ये जो है मेरे दोस्तों बीडी बटे 2, दोनों ये बराबर हो गया बीडी बटे 2। यस और नो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई यहां गामा के सामने ओसी है और यहां गामा के सामने ओए है, ये भी बराबर बराबर होगा। मतलब जो लंबाई मेरे दोस्तों एओ की है वही लंबाई आपकी सीओ की होगी और ये किसकी बराबर होगी? डायगोनल एसी का आधा। एओ और सीओ बराबर बराबर है एसी बाई 2। तो कंसेप्ट आए मेरे दोस्तों डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल लंबाई में बेशक अलग अलग होंगे लेकिन पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लंबाई में अलग अलग होंगे। डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी की जो लंबाई है वो अलग अलग होगी बट दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे? क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? नहीं, ये अल्फा है, ये गामा है, तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा माइनस गामा आएगा, 90 डिग्री नहीं आएगा। यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं काटते। पैरेललोग्राम के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है? आप बोलोगे जी बात हमको समझ में आई है। और आमने सामने के जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, आमने सामने के ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम है। सर्वांगसम बच्चों तो एरिया भी बराबर होगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब यहां से एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ऐसा आपका रेक्टेंगल में भी हुआ था। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने पैरेललोग्राम है, ये जो है ट्रायंगल है और इसकी माध्यिका है मेरे दोस्तों, माध्यिका। तो माध्यिका ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी को देखूं, त्रिभुज ए बी डी को देखूं, ट्रायंगल ए बी डी को, एओ एक मीडियन है, एओ मीडियन है ना, जो बीओ है वही डीओ मीडियन है, माध्यिका बीओ और डीओ बराबर है तो एरिया भी 1:1 में डिवाइड होगा। इस ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 ही होगा। ये रहा कंसेप्ट, तो इसका भी बनाएगा। तो पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्रायंगल है बट एरिया इन चारों ट्रायंगल का बराबर है। नॉट एट आएगा, सॉरी नॉट एट आएगा। पैरेललोग्राम में मेरे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्रायंगल हैं बट एरिया इन चारों का बराबर है, चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है। क्लियर है भाई साहब? तो ये थ्योरी आपको समझ में आई अच्छी तरीके से? यस और नो बताते रहिए भाई। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये सारा आपका 9th सिलेबस में था, 9th के बुक्स में जो भी आपने पढ़ी हो, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे एमपी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे एनसीईआरटी में, तो और अच्छी तरीके से है। 9th क्लास में सब कुछ था। इतने बच्चे ऐसे जिन्होंने, जिनको ये सारी बातें पहले से पता थी, क्यों नहीं पॉसिबल विशाल? अच्छा तुमको कुछ नहीं पता? कह रहे सर बैच लेने के बाद पता चला कि हमने भी 9वीं क्लास पास कर ली है। तुम ये बात करो 9वीं क्लास में था कि नहीं? बोलते कैसे ना हो? बोलो। कोई बालक तो पीछे से ये भी कहते हैं अरे सर आपका बैच लेने के बाद पता चला कि हमने 10वीं पास भी कर ली है, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि हम 10वीं पास हो गए। ये सब तो दूर की बात है।
एक्सरसाइज करवाते थे बस, हमारे सर नहीं पढ़ाए थे। अच्छा, सब सर की गलती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ तुम्हारी टीचर गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम तो बिल्कुल संत महात्मा आदमी हो। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आई। अब लास्ट कंसेप्ट आपके सामने रहेगा, उसके बाद हम इस पे सवाल करेंगे। लास्ट कंसेप्ट, और वो गोरा कंसेप्ट है। मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्यारे ध्यान से। जैसे प्यारे बच्चे, मैंने आपके सामने अरे बाप रे बाप, एक पैरेललोग्राम बनाया एबीसीडी। जैसे स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाया, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, जिसमें एबी जो है ये इसके पैरेलल है मेरे दोस्तों, और ये जो है इसके पैरेलल है। ये साइड मेरे दोस्तों ए है, ये बी है, ठीक है ना, ये भी ए है, ये बी है। तो किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस गुणा हाइट, बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पैरेलल लाइन बनाए उसके ऊपर जीएम लिख दिया। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इनटू हाइट होता है। अब आप बोलोगे सर बेस क्या है, हाइट क्या है? तो जैसे बच्चे पैरेललोग्राम है, ये साइड है ए और बच्चों ये साइड है ए, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। और ये मेरे दोस्तों, ये मैंने इसका डायगोनल खींच दिया, ये मैंने इसका डायगोनल खींच दिया। अगर मैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल के उससे दुगना कर दूं तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। हाइट का क्या मतलब है? जैसे मैं अगर साइड ए को बेस मानता हूं, साइड ए को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर मुझे डालना है। जैसे मैं इस साइड ए को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से मुझे परपेंडिकुलर डालना है मेरे दोस्तों, यानी कि h1। ये हाइट आ जाएगी। मतलब ये क्या है, h1 क्या है? दोनों साइड, ये जो पैरेलल साइड है ए बी और ये सी डी, इन दोनों के बीच की दूरी है भाई। पैरेलल साइड के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है ना, ये तो पैरेलल साइड की परिभाषा है। तो h1 क्या है मेरे दोस्तों? इन दोनों पैरेलल साइड ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालूं, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? 1/2, बेस ए है उसके ऊपर हाइट h1 है। ये ट्रायंगल ए बी डी का एरिया आया, ए बी डी का, इसका दुगना करूंगा मेरे दोस्तों तो ये आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया h1। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है मेरे दोस्तों, बेस इनटू हाइट हुआ कि नहीं आया? बेस इनटू हाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी नहीं, एक पैसे की यहां पे परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों आपके लिए। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो बेस गुणा हाइट होता है, यानी कि a गुणा h1। अगर मेरे प्यारे भाई मैं साइड बी को बेस मानता हूं, साइड बी को बेस मानता हूं, तो हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? ये दोनों, ये साइड बी है, ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी है ना, इन दोनों के बीच की दूरी 90 डिग्री, 90 डिग्री। पैरेलल लाइन एडी और बीसी के बीच की दूरी मेरे दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी हाइट h2। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई वो होगा bh2। पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी ही, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी पैरेललोग्राम की हाइट कहलाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट। अगर मैं बी को उधर ले आऊं a बटे b, तो h1 उधर चला जाएगा बराबर h2 बटे h1। तो कंसेप्ट क्या निकला? कंसेप्ट ये निकला कि पैरेललोग्राम की साइड का जो रेशियो होता है, पैरेललोग्राम की साइड का जो रेशियो होता है मेरे दोस्तों, भुजाओं का जो अनुपात होता है, वो हाइट्स के रेशियो का रिवर्स होता है। साइड का रेशियो क्या है? a रेशियो b, उनके ऊपर हाइट क्या है? h1 और h2। पैरेललोग्राम की साइड क्या है? ab, उनके ऊपर हाइट क्या है? h1 h2। तो हाइट के रेशियो का रिवर्स आया है। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के बच्चों दो तरीके हैं। अगर आपको बीच का एंगल दिया है तो आप कंसेप्ट लगाएंगे ab sin थीटा। अगर बीच का एंगल नहीं दिया है, पैरेललोग्राम की हाइट दी है, तो आप एरिया का कंसेप्ट लगाएंगे बेस गुणा हाइट। नहीं सचिन, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम की मेरे प्यारे भाई जो साइड का रेशियो होगा, उनके ऊपर जो हाइट है, हाइट के रेशियो का मेरे दोस्तों रिवर्स होगा, रिवर्स रेशियो में। क्यों होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। मुझे लगता है कि ये सारा पैरेललोग्राम का कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आया है। ये मैंने डिटेल में टाइम देके इसलिए बताया कि ये अगर आप नहीं समझोगे तो आप रोम्बस और ट्रेपेजियम को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज को आगे के कंसेप्ट को समझने में। पैरेललोग्राम ही सभी का फादर है। सवाल एक तो मैंने करा दिया, ये बताओ सवाल नंबर 2 करिए बच्चों, क्या आंसर है? क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट करेंगे, कहीं से भी ले लो संध्या। बी, दोनों जो साइड है ना, स्मॉल साइड्स, उनके बीच की डिस्टेंस ही h2 है। जब वर्टेक्स से खींचो, कहीं से भी खींचो। ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी है। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस सर के सवालों में भी है। प्रीवियस सर का क्वेश्चन ही तो है, नहीं करोगे क्या? करना पड़ेगा बेटा। इन सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल इसका सेंटर O है, AC भी एक पैरेललोग्राम है जहां C एक पॉइंट है माइनर आर्क AB पर। तो आपसे पूछा एंगल AOB क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये प्री के एग्जाम का सवाल है मेरे दोस्तों। कर लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मुझे तुम पे भरोसा है ना करने का। आपके सामने एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है। अब एक पैरेललोग्राम है ACBO जहां C एक पॉइंट है माइनर आर्क AB पर। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा मेरे दोस्तों? इस प्रकार से बनेगा पैरेललोग्राम, ये बन गया, मस्त पैरेललोग्राम बनेगा अभी मेरे दोस्तों। AB देखो एक आर्क है और इसमें मेरे दोस्तों ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, नहीं बन गया? ACBO देखो, मैं पहले समझ गया कि एक वर्टेक्स तो आपका सर्कल का सेंटर रहेगा और AB एक आर्क है और C जो है मेरे दोस्तों इस आर्क पे लेना है, C जो है लघुचाप AB पर लेना है। ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड यहां पे समांतर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पूछा है एंगल AOB 120 डिग्री बता रहे हैं कैसे। अब देखो, अगर आप इसको यहां से मिलाओगे मेरे प्यारे भी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर सर्कल की रेडियस है ये। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, जो ये साइड है वो इसके सामने की होगी, वो इसके सामने की होगी। मतलब ये एक ऐसा पैरेललोग्राम बन गया जिसकी चारों साइड्स बराबर होंगी।
तो कुल मिला के हम इसको कह देते हैं रोम्बस। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती है उसे रोम्बस समचतुर्भुज कहा जाता है ना। ये तो रेडियस है, ओए भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, ओसी भी रेडियस है, आमने सामने की साइड को बराबर कर दो तो सभी बराबर हो गया, ये रोम्बस बन गया। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओएसी का इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल 60 डिग्री का है। ओ ये बीओसी का इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 60 डिग्री का है ना। तीनों भुजाएं बराबर है किसी ट्रायंगल की तो 60 60 होगा, तो 120 डिग्री मेरे दोस्तों एंगल एओबी का मान आ जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 3। ये करो जल्दी से, इसका क्या उत्तर है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई का दुगना है। यदि समांतर चतुर्भुज का एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई बताओ। समांतर चतुर्भुज का जो बेस है इसकी हाइट का दुगना है, यानी कि समांतर चतुर्भुज की हाइट अगर h है तो इसका बेस जो है वो 2h है। ये ना बेस जो हाइट का दुगना है, तो एरिया क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा बेस गुणा हाइट, है ना, आधार गुणा ऊंचाई, और 144 दे रखा है। बहुत ही बेसिक सवाल था प्री का। 2 से 144 72 बार जाएगा। h स्क्वायर 72 आ गया तो h की वैल्यू क्या आएगी, 72 का अंडर रूट 6√2। तो हाइट जो आएगी पैरेललोग्राम की 6√2 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है। अगला सवाल ये बनाएगा बच्चों, आसान सवाल है प्री लेवल के। सवाल नंबर है आपके सामने 4। करो क्या उत्तर है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है जिसमें एबी 15 है, एडी 8 है। एबी और एडी के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है, तो पैरेललोग्राम का एरिया तो 15 8 120 sin थीटा आ गया। सी ऑप्शन। एक सेकंड में बच्चों, सीडीएस के पेपर का सवाल है आपके पास। एक पैरेललोग्राम है बच्चों, यहां पर इस प्रकार से आसान सा क्वेश्चन था, एबीसीडी ये पैरेललोग्राम है। बोला एबी आपका 15 है, एडी 8 है, उनके बीच का जो एक्यूट एंगल है थीटा, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी तो समझा, एबी sin थीटा 15 गुना 8 गुना sin थीटा, खत्म। 60 + 60 120 को 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 60 60 होता है। अगला सवाल दिखाइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 5। ये बनाइए जल्दी से, करो। ये शीट में अपलोड करवा दूंगा, कल जब घर से आओ सारी थ्योरी पैरेललोग्राम की पढ़ा दिया है, आगे के सवाल करके आना खुद से। बनाइएगा, एक पैरेललोग्राम का बेस 2x² + 5x + 3 है, एरिया 2x³ + x² - 7x - 6 है, इसकी हाइट बताओ। करो। देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस गुणा हाइट। आपको पैरेललोग्राम का एरिया दिया है, बेस दिया, मुझे हाइट निकालनी, तो हाइट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, एरिया को डिवाइड कर दो बेस से। एरिया क्या है 2x³ + x² - 7x - 6, ये पैरेललोग्राम का एरिया है। इसको भाग कर दो पैरेललोग्राम के बेस से। पैरेललोग्राम का बेस क्या है 2x² + 5x + 3, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम की हाइट आ जाएगी। अब ये सवाल देखो जबरदस्ती एग्जाम में ज्योमेट्री में अलजेब्रा घुसाने की कोशिश कर रहा है, और ये नई चीज निकल के आई है, ये आगे आने वाले आपके बच्चों के लिए घातक सिद्ध होगी कि एक चैप्टर में ज्योमेट्री अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सब मिक्स कर देता है एक सवाल में। इस साल काफी हुआ है वो 2022 के प्री में। इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टराइजेशन करना होगा। दूसरी आप अपने यहां से कोई वैल्यू रख लो ना अपनी मर्जी से। भाई अगर मैं यहां पे, क्योंकि एक मुझे सॉल्व करना है, अगर मैं x का मान 0 ले लेता हूं तो हाइट कितनी आ रही है, सब कट जाएगा। -6 को 3 से भाग करेंगे तो हाइट आएगी -2। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 0 रखने पर -2 आए। 0 रखने पर 4 है, ये -4 है, ये 2 है, ये -2 है। सवाल का आंसर बी ऑप्शन है। अकेला बी ऑप्शन ही ऐसा है जो x 0 रखने पर -2 होगा। ठीक है ना। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 6। बताओ जल्दी से। कुछ कह रहे हैं सर ट्रायंगल का टेस्ट ले लीजिए। भैया क्यों फेल होने को घूम रहे हो हैं। स्कूल वाला रूल से, स्कूल वाले रूल को स्कूल में छोड़ दो बेटा। ओमकार फील्ड पे जाने का मौका है, फील्ड वाले रूल लगाओ, स्कूल वाले नहीं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां एसी बीडी का एंगल बीडी 60 है, एडी भी 90 है, तो बीडी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो पहले तो आपको चित्र बनाना होगा इस समझने के लिए कि क्या क्या इसने दिया हुआ है। एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। बीडी के बारे में बात कर रहा है, तो ये बीडी मेरे दोस्त इसका डायगोनल है। बीएडी ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, बीएडी 60 डिग्री, और एडीबी 90 है। एडीबी 90 कैसे हो सकता है, एडीबी ये वाला एंगल 90 हो सकता है, 90 भैया हो, कुछ भी हो सकता है 90, ये 90 है। तो आपसे पूछा बीडी स्क्वायर किसके बराबर होगा, और आंसर एबी की टर्म में पूछा, बताओ। कुछ भी नहीं है सवाल, पागल सवाल, एकदम पागल बेटा। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री बोलो। 30 डिग्री के सामने की साइड 1 है, 60 डिग्री के सामने √3 है, 90 डिग्री के सामने 2 है। तो यहाँ पे बीडी स्क्वायर से अगर मैं एबी स्क्वायर का रेशियो निकालूं ना, मुझे स्क्वायर में पूछा है, रेशियो आ गया 30 के सामने 1 है, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2, तो बीडी स्क्वायर से एबी स्क्वायर, बीडी कितना है मेरे दोस्तों, √3 का स्क्वायर 3, एबी 2 का स्क्वायर 4, तो बीडी स्क्वायर जो होगा वो 3/4 एबी स्क्वायर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 7। ये बताओ जल्दी से। पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी भुजा 14.3 सेंटीमीटर है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 4.4 सेंटीमीटर है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। आप जानते हैं मेरे भाई पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस गुणा हाइट। अगर पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी भुजा 14.3 है, उनके बीच की दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 4.4 सेंटीमीटर है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा 14.3 × 4.4। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसके बराबर हुआ मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम की छोटी साइड को मैंने बी मान लिया और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 है, तो केवल एरिया को मुझे बराबर करना है दोस्तों, एरिया को बराबर करना है। मैंने यहाँ पे छोटी भुजा को बी मान लिया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। 13 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 1.1 बार, 13 चौका 52, 4 से चला जाएगा 1.1 बार, तो बी आ जाएगा 12.1 सेंटीमीटर। बात सभी लोगों को समझ में आ गया। आप बोलोगे जी सर ये पैरेललोग्राम की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी आ गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट यहाँ पर, सवाल नंबर 8। बताओ एक पैरेललोग्राम का जो एरिया है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का रेशियो 5:8 है ना, संलग्न भुजाओं का है ना, लगातार भुजाओं का रेशियो 5:8 है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। बच्चे क्या करते हैं कि एरिया दे रखा है ना, इसकी जरूरत है ही नहीं मुझे दोस्तों, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर मेरे दोस्तों साइड का रेशियो 5:8 है, अगर पैरेललोग्राम की भुजाओं का रेशियो 5:8 है, तो उनके ऊपर जो हाइट होगी, हाइट का रेशियो तो रिवर्स होना चाहिए ना, 8:5। बड़ी भुजाओं का रेशियो अगर 5:8 है, तो उनके ऊपर जो हाइट होगी उनका रेशियो उल्टा होना चाहिए, 8:5। अच्छा बड़ी भुजा ये है मेरे दोस्तों 8 है ना, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा के करस्पॉन्डिंग ये हाइट होगी है ना, बड़ी भुजा के संगत हाइट क्या होगी वाली, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी रखिए 30 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि 5 यूनिट का मान 30 सेंटीमीटर दे रखा है 6 गुना, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 8 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, 48 सेंटीमीटर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी होगी, जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर है ये बात, सभी बच्चों को समझ में आई, बोलो हाँ। ठीक है भाई, चलिए आज